हाँ ठीक है। गांधी मैदान में 4 चक्कर वह है, मेरे पास है ट्रेनर सब, हम उससे पता कर लेंगे सब चीज। ठीक है, ट्रेनर रखेंगे 4 गो 5 गो ट्रेनर रखेंगे हम वहां पे, आप काहे टेंशन लेते हैं, समझे? ठीक है, चलिए आइए अब आ जाइए। गांधी मैदान में दौड़ होगा, ऑनलाइन वाले लोग गांधी मैदान में, और उसमें अपने विद्यार्थी को शामिल करेंगे। ठीक है, कार्ड लेकर के आइएगा अपना अपना, समझे? अब बाहरी आकर के दौड़ जाएगा, उसको थोड़े देंगे ना, पागल है। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए ठीक है, आ जाइए अब 6 से 14। अब आइए अब कंसंट्रेट होइए, अब आ जाइए यहां पे, बोर्ड पे आ जाइए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? बताना पड़ेगा हमको। 86वां संविधान संशोधन 2002 ना, और किस अनुच्छेद को जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया? 21 का को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। पॉलिटी पढ़ाए हैं तो हम आपको बताए हैं, इसलिए यहां पर कोई डिस्कशन हम आपके साथ नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, बताया जा चुका है आपको ये चीज। संसद का पहला घंटा कहलाता है। देखिए, सामान्य तौर पर संसद की कार्यवाही की शुरुआत दिन के 11 बजे होती है। दिन के 11 बजे संसद के कार्यवाही की शुरुआत होती है, मतलब लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत होती है। और 11 बजे से 12 बजे का जो काल होता है, या संसद का जब शुरू होता है सत्र, तो पहला घंटा जो होता है, पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्न काल होता है। और इस अवधि के दौरान संसद सदस्य, इस अवधि के दौरान संसद सदस्य इस अवधि के दौरान प्रश्न पूछने का काम करता है। मंत्री से, सरकार में बैठे लोगों से सरकार की आलोचना करने का काम करता है। सरकार से प्रश्न पूछने का काम संसद सदस्यों के द्वारा इस अवधि के दौरान किया जाता है। तो संसद का पहला घंटा प्रश्न काल होता है, और प्रश्न काल के ठीक बाद शून्यकाल होता है। प्रश्न काल के ठीक बाद शून्यकाल होता है, 12 से 1 बजे का काल शून्यकाल होता है। समझ गए? इसके बाद आगे लेम डक सत्र है। देखिए, लेम डक सत्र की व्यवस्था सिर्फ अमेरिका में लागू है, सिर्फ अमेरिका में लागू है। क्या होता है इसको आप समझिएगा। एक कार्यकाल की समाप्ति, संसद के सदनों के एक कार्यकाल की समाप्ति और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बीच का जो सत्र होता है, उसी को लेमडक सत्र कहा जाता है। देखिए, समझिएगा आप, जैसे अभी वर्तमान में भारत में 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 1919 से 1924। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 1919 से 1924। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 1919 से 1924। 2019 से 72 का दिमाग कहां चल गया, 2019 से 2024, सॉरी 17, हाँ सही में गांधी मैदान, मेरा दिमाग गांधी मैदान के विषय में सोच रहे थे कि आज करवाएं कि कल करवाएं कि परसों। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है 2019 से 2024। अब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2024 में समाप्त होगा, तो फिर 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होगा, और फिर 18वीं लोकसभा का गठन 2024 में ही होगा, 2024 में ही होगा। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो 2024 में समाप्त हुआ, और 18वीं लोकसभा की जो प्रथम बैठक 2024 में हुई, इन दोनों के बीच में जो संसद के सत्र आयोजित किए जाएंगे, उसे ही लेमडक सत्र कहा जाएगा। यानी
वर्तमान के संसद की कार्यकाल की समाप्ति और नए कार्यकाल के लिए गठन के बीच का जो सत्र होता है उसी को लैमडक सत्र कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका जैसे देशों में ही विशेष तौर पर देखने को मिलता है। समझ गए? आगे है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की हम बात करें तो यह जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से बंगाल की खाड़ी के बीच में कावेरी नदी से कई सारी नदियां मिलती है जो उसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियों में अकरावती, अमरावती, भवानी, काविनी, भवानी, काविनी, भवानी, काविनी, हेमावती, ये सब इत्यादि, ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। और जैसे उत्तर भारत के लोगों के लिए सबसे पवित्र गंगा नदी है, वैसे ही दक्षिण भारत के लोगों के लिए सबसे पवित्र कावेरी नदी है, जिस वजह से कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। वही जैसे उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, वैसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिस वजह से गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। समझ गए? याद रखिएगा। क्लियर है? तो बताइए आप हमको, कावेरी नदी निकलती कहां से है? निकलती कहां से है? ब्रह्मगिरी। और यह अपना जल गिराती कहां? कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? इसकी प्रमुख सहायक नदी, कावेरी की प्रमुख सहायक नदी चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा, और आटाकामा मरुस्थल है चिली में। चिली एक देश है जो कि दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश चिली है और चिली में ही आटाकामा मरुस्थल है। और यह मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम, मतलब विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। सबसे सूखा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है आपको कहां? तो अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल है। यह सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह गर्म मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, यह भी गर्म मरुस्थल है। यह भी जो है आपको गर्म मरुस्थल है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? देखिए, ये प्रश्न बंगाल की राजधानी के क्रम में है। बंगाल सबसे पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था और मुगल बादशाह अकबर ने बंगाल को प्रांत का दर्जा दिया था। और जब बंगाल मुगलों के अधीन हुआ करता था तो बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। बाद में जाकर बंगाल की राजधानी बनी मुर्शिदाबाद और बाद में जाकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बनी मुंगेर। कहां बनी? मुंगेर। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां ने बनाया। मुर्शिद कुली खां ने बनाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ले गया। कौन ले गया? मीर कासिम। तो यहां पर दो बात,
बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने बनाया और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने बनाया। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। इसको आप याद रखिएगा, समझ गए? तो बता दीजिए बंगाल की राजधानी का क्रम बताइए क्या है? क्या है? ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बना? ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। आगे उपराष्ट्रपति देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 से 69। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह पद किस देश से लिएगा? किस देश से? इसके बाद अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। और ध्यान दें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करता है लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व तो उसके सदस्य नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व तो उसके सदस्य नहीं करते हैं, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का सभापतित्व तो उपराष्ट्रपति करते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य होते नहीं है। तो कौन अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? कौन ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उस सदन के सदस्य नहीं करते हैं? कौन है? राज्यसभा। इसके बाद अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 यह कहता है, यह बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो कौन अनुच्छेद यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के तौर पर काम उपराष्ट्रपति करेंगे? अनुच्छेद नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 66 यह हमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जानकारी देता है और यह अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में जानकारी अनुच्छेद 66। फिर अनुच्छेद 67 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 67 यह कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा। तो अनुच्छेद 67 हमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बताता है। फिर अनुच्छेद 68 हमें उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में बताता है और अनुच्छेद 69 हमें उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के विषय में बताता है। और अनुच्छेद 69 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में किस फसल की उन्नत किस्में है? यह धान की उन्नत किस्म है। किसका? धान। धान का उन्नत किस्म है। आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम बोध सम्मेलन, द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति, चतुर्थ बोध संगीति। देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रथम बोध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया और इस अधिवेशन को संरक्षण प्रदान अजात शत्रु ने किया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता महाकश्यप ने। फिर द्वितीय बोध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था और इस सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया था कालाशोक नामक शासक ने, सबाकामी। तृतीय बोध सम्मेलन 255 ईस्वी पूर्व में अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। चतुर्थ बोध सम्मेलन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसे संरक्षण प्रदान कनिष्क ने किया था और इस बोध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4।
तो बताइए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ है? प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ है? द्वितीय, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध सम्मेलन को किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? किसने? किसने? द्वितीय को, द्वितीय को, द्वितीय को, तृतीय को, तृतीय को, चतुर्थ को, चतुर्थ को, चतुर्थ को। क्लियर है? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है और शक शासक रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था और उनके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और जो जूनागढ़ अभिलेख है, अगर बात हम लोग जूनागढ़ अभिलेख की करें तो जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के विषय में जानकारी देता है। फिर नानाघाट अभिलेख, इसका संबंध सातकर्णी प्रथम से है। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम से नानाघाट अभिलेख का संबंध है और नानाघाट अभिलेख ही प्रथम अभिलेख है जो हमें ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा के विषय में सर्वप्रथम बताता है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया और ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया, इसका पहली बार जिक्र नानाघाट अभिलेख में ही देखने को मिलता है, जिसका संबंध है सातकर्णी प्रथम से। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के ही शासक थे। फिर आपको नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सातकर्णी से है। गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी से है और इस नासिक अभिलेख की रचना गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने की थी और गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख में यह विवरण दी है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के घोड़ा ने 3 समुद्र का पानी पिया था, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन पूरे दक्षिण भारत में था। यह गौतमी बलश्री बताना चाह रही थी। समझ गए? नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत, भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया है। सातवाहन शासकों ने किया है। इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में, इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भारत है, ये भारत का पड़ोसी देश सब है।
देखिए, गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाया 1, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है 4, उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बनाता है 5, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है 6, बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है 7, सिक्किम नेपाल भूटान चीन के साथ सीमा बनाता है 8, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भूटान नेपाल के साथ सीमा बनाता है 9, अरुणाचल प्रदेश चीन भूटान म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 10, असम भूटान के साथ सीमा बनाता है 11, मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है 12, नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 13, मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 14, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 15, और त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है 16। इस 16 राज्य के अलावा एक भी राज्य आपको नहीं मिलेगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है। वो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख कई तो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य थोड़े है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में भारत में 16 राज्य है, वर्तमान में भारत में 16 राज्य है जो आपको पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 16। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय नारा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का यह नारा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष का यह नारा था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। यह राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर है, राजस्थान राज्य में घग्गर नदी के तट पर है। रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है, यह एक बंदरगाह नगर था। वनावली हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? देखिए ध्यान दीजिएगा, मुगल बादशाह हुमायूं ने दिल्ली में दिनपना नामक नगर को बसाया और वहां पुस्तकालय बनाया। पुस्तकालय उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। पुस्तकालय उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वे पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, पुस्तक पढ़ने का शौकीन था और भांग खाने का भी शौकीन था। भांग खा करके पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ा करता था। तो भांग खा करके पुस्तक पढ़ा करता था और हुआ ये कि पुस्तक पढ़ने के बाद जब नीचे आ रहा था तो उसका पैर सीढ़ी पर लड़खड़ा गया और जब सीढ़ी पर पैर लड़खड़ा गया तो लुढ़कते लुढ़कते नीचे पहुंच गया और बुरी तरह घायल हो गए हुमायूं और फिर उनका निधन हो गया, समझ गए। और लेनपुल नामक इतिहासकार उनके निधन पर लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ा करके ही उनका निधन हो गया, समझ गए। क्योंकि जीवन भर हमेशा युद्धरत रहे हुमायूं, हमेशा युद्धरत रहे हुमायूं और फिर जो है आपको अंततः लड़खड़ा करके ही उनका निधन हो गया। और मुगल बादशाहों में हुमायूं एक ऐसे मुगल बादशाह हुए जो 2 अलग अलग अवधि में शासन किए हैं। उनके शासनकाल की पहली अवधि है 1530 से 1540 और उनके शासन की दूसरी अवधि है 1555 से 1556, 1555 से 1556। तो आंसर हुमायूं। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेलमार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 4। और देखिए यूनेस्को द्वारा भारत के जो 4 रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है वो उसमें एक है कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, समझिए कालका शिमला रेलवे। और इसके बाद दूसरा है आपको क्या? तो दूसरा है आपको नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी